नमो नमः, शुभ प्रभातम। मैं नितेश दुबे, वाग्मिट बैच GGIMS से विद्यार्थी के रूप में अपने प्रिंसिपल महोदय, अतिथि महोदय का स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से एक बार अपने अतिथि महोदय डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह सर का स्वागत करें। मैं अपने प्रिंसिपल सर एंड अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया स्टेज पर आएं और दीप प्रज्वलन की कार्यक्रम करें। धन्यवाद सर। मैं सभी से प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि जो भी यहाँ उपस्थित है कृपया हमारा सहयोग करें और हम लोग अब धन्वंतरी वंदना करेंगे। धन्यवाद सभी का। अब मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो स्टेज पर आए और हमारे अतिथि महोदय को एक मोमेंटो भेंट करें। धन्यवाद सर। अब मैं अपने अतिथि महोदय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह सर के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। सर की उपलब्धियां इतनी ज्यादा है कि शायद समय कम पड़ जाए, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप सब तक पहुंचा सकूं सब कुछ। सर ने अपनी MSc DD यूनिवर्सिटी गोरखपुर से की है, जिसमें सर को गोल्ड मेडल भी मिला है और सर यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे हैं। सर ने PhD भी अपनी DDU से ही की है। सर वर्तमान में DDU संस्था में प्रोफेसर हैं और एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में कार्यरत भी रह चुके हैं।
सर के पास एक लंबे शोध लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। सर की स्पेशलाइजेशन जैसे मोलस्कन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड स्नेल मैनेजमेंट में सर का योगदान विश्व विख्यात है। सर ने लगभग 3 दर्जन से अधिक पौधों के रसायनों को सफलतापूर्वक अलग अलग करके उनकी पहचान की है। TWA इटली द्वारा प्रायोजित तृतीय विश्व अकादमी पुरस्कार के लिए सर को रेफरी के रूप में कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया गया है। सर ने इंटरनेशनल लेवल 112 रिसर्च पेपर में लगभग 217 पेपर पब्लिश किए हैं, 18 समीक्षा लेखों को प्रकाशन तथा 17 संबंधित पुस्तकों का भी लेख किया है। सर ने विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों जैसे यूजीसी, CSIR, DBT, UPCST एंड ICAR में 17 शोध परियोजनाओं का सफल संचालन किया है। सर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो कि बहुत बड़ी संस्था है, टीम नेटवर्क के सदस्य भी रहे हैं। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने हाल ही में पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के विशेषज्ञता के आधार पर सर को फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ सेपेंडस मिक्रोसिस एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर एक अध्याय एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसको EOLSS के 600 वॉल्यूम्स के पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। सर भारत की जीव विज्ञान संस्था एवं पर्यावरण जीव विज्ञान अकादमी के फेलो भी हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल काउंसिल के लाइफ टाइम मेंबर हैं, यानी आजीवन सदस्य हैं सर। सर के कुछ और विशेष खूबियां हैं, जो कि जैसे कि सर की मेलाकोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा फैसियोला जैजेंटिका एवं उसके लार्वा सर्केरिया की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग रिपोर्ट विश्व में पहली बार की गई है। सर ने लगभग 20,400 देव वृक्ष और 310 कल्प वृक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रोपण किया है। सर ने बहुत सारी सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया है, जिसमें से निःशुल्क शिक्षा महाविद्यालयों में अति उल्लेखनीय है। अब मैं सर को आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सर आप स्टेज पे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर मंजुनाथ जी और सभी बंद और प्यारे बच्चों, आज वैसे तो मुझे लहसुन पर कुछ आपसे बात करनी है, लेकिन आप सभी इस महायोगी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, इस प्रांगण में आए हैं। मैं इस विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी हूँ, तो एकेडमिक काउंसिल के मेंबर की हैसियत से भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस व्याख्यान में। और बहुत ही सरल रूप में मैं आपसे संवाद करूंगा। सबसे पहले गार्लिक पर बात करने के पहले आयुर्वेद क्या है मेरी दृष्टि, वैसे तो बहुत विद्वान टीचर्स आपके हैं, आपको पढ़ाएंगे आयुर्वेद के बारे में, लेकिन आयुर्वेद वास्तव में क्या है इस पर थोड़ा सा बात हम करेंगे आपसे, तब उसके बाद मैं फिर गार्लिक पर अपना बात करना। कैसे हेल्थ सुपरस्टार है और कैसे जात के लिए प्रकृति में एक वरदान है, इस पर तो मैं बात करूंगा बाद में। थोड़ा सा आयुर्वेद को आपको मैं, बच्चे हैं जो इसमें सभी साल आए हैं, सभी वही हैं। अच्छा, आप लोग आयुर्वेद के बारे में क्या समझते हैं, थोड़ा सा आपसे मैं समझना चाहता हूँ। आप यहाँ आए आयुर्वेदिक सिस्टम में
पढ़ने, तो कुछ समझ के आए होंगे। तो क्या समझ के आए? देखिए, हाँ 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 हाँ, इसलिए आप यहाँ पढ़ने आए, ठीक है ना। चलिए, और कोई? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, और? हाँ, बोलो। ठीक है, आप बताओ भाई। ठीक है, और इधर से आप लोग नहीं सोचे? हाँ, बताओ। अच्छा, चलिए, ठीक है। आपके सामने एक फिगर है जिस पर लिखा है हमारा पर्यावरण। ये कम होना, और इसके ऊपर है वो भी। हमारे वैदिक सनातन धर्म में किसी भी पूजा को प्रारंभ करने के पहले जाप का मतलब यह है कि हमारे चारों चारों ओर जो एनर्जी सिस्टम है उसकी हम पूजा करते हैं। 7 लोक की जो बात की जाती है, वो 7 लोक ये है। और उस एनर्जी सिस्टम को प्रारंभ करके आप कोई पूजा और प्रार्थना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है, लौकिक और पारलौकिक, जो हमें नहीं दिख रहा, वो सब एनर्जी सिस्टम से ही रेगुलेट होता है। पूरा एनर्जी ही है। हम, आप, जो कुछ भी हैं, यह ऊर्जा का प्रक्षेपण है। हम एक ऊर्जा को, प्रक्षेपित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो प्रक्षेपित ऊर्जा जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, अब हम इस ऊर्जा सिस्टम में कैसे ठीक से रहें, हैं? कैसे स्वस्थ रहें, कैसे जीवन का विस्तार करें, ये पढ़ने की क्रिया को ही आयुर्वेद कहते हैं। यह इस जानकारी को हासिल करने की विधा को ही आयुर्वेद कहते हैं। बहुत से डिफिनेशन आयुर्वेद के हैं। तो एनर्जी का लयबद्ध वितरण जो यूनिवर्स में हो रहा है, और जो आपके शरीर में कैसे चलेगा, वो एनर्जी सिस्टम, अब उसको हम चाहे जो नाम दे दें, लाइफ स्टाइल, फूडिंग हैबिट्स, और मन आत्मा की स्थिति, इन सब का बैलेंस, जो भी नाम दे करके हम उसको करें, लेकिन वास्तव में यह है कि इस पूरे एनर्जी सिस्टम में हम अपने बॉडी के एनर्जी के फ्लो को कैसे बनाए रखते हैं, ये ज्ञान को ही आयुर्वेद बताता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। हमारे सामने जो कुछ दिख रहा है फिजिकल रूप में, इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। मतलब ये टेबल है, ये माइक है, ये है।
हम हैं, आप हैं, ये भौतिक रूप से दृश्य है, इनको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, भौतिकी में आता है। दूसरा है, अब अगर उससे थोड़ा हम छोटा करें तो किस पर आएंगे? एटॉमिक पर। और उससे जब नीचे आते हैं तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पर आते हैं। हमारे आयुर्वेद की ओरिजिन कहाँ से हुई? वेदों से हुई। और वेद इनको कहता है आज भौतिक, आज जैविक और आध्यात्मिक। और इसके नीचे क्या है? इसकी जो थ्योरी है क्लासिकल और एटॉमिक यूनिफाइड फील्ड क्वांटम थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स डिफाइन करती है। और वेद जो है इसको आज भौतिक, आज जैविक और आध्यात्मिक को है। तो याद रखे रहिएगा, आगे मैं इस पर बात करूंगा। ये क्लियर है? कोई चीज आपको दिख रही है भौतिक रूप में तो वो जैसे टेबल दिख रहा है तो यार भौतिक रूप है। नीचे एटम को आप देख नहीं सकते, एटॉमिक है, उससे भी नीचे जाएंगे सब एटॉमिक का मास और फोर्सेस ऑफ मैटर्स आ जाते हैं। और उसके नीचे आत्मा का स्थान है, चाहे यूनिफाइड फील्ड मॉडर्न फिजिक्स की है। मैं बात कर रहा था एनर्जी की। तो हमारा सिस्टम एनर्जी से चलता है। और कैसे चलता है? भोजन से ऊर्जा मिलती है, शरीर में हम ऊर्जा संग्रहित करते हैं, जागरण में खर्च होती है, प्राणायाम से जागती है, लोग प्राणायाम करते हैं, ध्यान में केंद्रित होती है, ध्यान से ऊपर चढ़ती है, भय से सिकुड़ती है, वासना से आप समाज में बिगाड़ के ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपके एनर्जी के, बॉडी के एनर्जी सिस्टम का। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये आपके आयुर्वेद में पढ़ाया जाए। आने वाले समय में आपके टीचर आपको बताएंगे कैसे इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन अपने सिस्टम में करें तो हमारा सिस्टम बिल्कुल बैलेंस रूप है कि नहीं। यही पूरा ऊर्जा का विज्ञान। तो आयुर्वेद क्या है? साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। और इस जीवन के विज्ञान में ऊर्जा का फ्लो आपके बॉडी में कैसे लयबद्ध तरीके से होगा, यह आपको जानने की जरूरत है। और जैसा कि आप ये विद्यार्थी ने बताया कि ओल्डेस्ट है 5000 वर्ष पुराना सिस्टम। और आयुर्वेद में आयु का मतलब आयु, का मतलब ज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ कैसे और डेवलपमेंट हुआ इसका आयुर्वेद। तो अथर्ववेद से ही अभी आपके जितने शिक्षक हैं आप इसको पढ़ाएंगे आने वाले समय में कि अब मेनली 4 वेदों में अथर्ववेद ही जो मेन है जिसके द्वारा ये आयुर्वेद सिस्टम डेवलप किया गया है। क्लियर है? और बहुत से ऋषियों ने बहुत से मेथोडोलॉजी को एक्सपीरियंस के आधार पर को विकसित किया ज्ञान को आयुर्वेद। और अत्रेय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुता, ये सब आयुर्वेद की जब आप पढ़ेंगे आयुर्वेद के सिस्टम तो आपको जाना पड़ेगा। और अष्टांग आयुर्वेद डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आज की मॉडर्न सर्जरी काम करती हैं, सारे पार्ट्स आपके आयुर्वेद में भी हैं। और वहीं से ही ये डेवलप किया। ऐसा नहीं कि जो एलोपैथी है कहीं से आई है, ये आयुर्वेद से ही आई है। इसका जनक आयुर्वेद ही है। दुनिया में कोई भी पैथी है इसका जनक आयुर्वेद ही। और ये करता है कंसेप्ट आयुर्वेद का 5 महाबेसिक एलिमेंट्स जो है 5 महाभूत से पूरा सिस्टम बना है ब्रह्मांड और आपके शरीर का।
और इन 5 महाभूतों के बैलेंस से ही दृष्टि भी चलेगी सही और आपका शरीर भी सही चलेगा। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो वो बैलेंस नहीं कर सकता। और 5 महाभूत कितने है? 5 भी सारा यूनिवर्स 5 भी बना हुआ है और इनके बैलेंस से ही सारी प्रॉब्लम बॉडी में भी होती है और सृष्टि में भी। और ये 5 महाभूत कौन कौन से हैं? एयर, ईथर, फायर, वाटर, अर्थ। और इन्हीं से रिलेटेड 3 दोष हैं जिस पर पूरे आयुर्वेदिक सिस्टम की एम्फेसिस है। अभी आपके सर से बात हो रही थी, मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ आयुर्वेद का, लेकिन फील्ड के लोगों से बात करने से, ज्ञान को लेने से बहुत सी चीजें आती हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इस समय आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ। मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ आप ही की तरफ से। तो सारे संहिताएं मैं मंगाया हूँ आयुर्वेद की, करीब 40-50 किताबें, और मैं पढ़ता हूँ रोज 2.5-3 घंटे रोज पढ़ता हूँ। तो मैं भी आप ही की तरह विद्यार्थी हूँ, थोड़ा आपसे सीनियर समझ लीजिए, तो आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें बात की प्रॉब्लम को ही आप पूरे आयुर्वेदिक सिस्टम में कैसे ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे, आप पढ़ेंगे यहाँ पर। और जो पंच महाभूत के पंचकृत होते हैं, तो में यह दिया गया है कि पंच महाभूत पंचकृत होते हैं। पंचकृत होने में जैसे आकाश महाभूत में आधा जो है आकाश महाभूत होगा और 1/8 अन्य सारे महाभूत। इस प्रकार से वायु महाभूत, अग्नि महाभूत और जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत। तो ये पंचकृत महाभूत, चाहे आप वैशेषिक दर्शन जाएं, चाहे सांख्य दर्शन जाएं, चाहे वैदिक दर्शन पढ़ें, सब में सबने एक्सेप्ट किया है कि इन 5 महाभूतों से ही इस सृष्टि और ये आपका शरीर, और ये पंचकृत आने के बाद ही ये भौतिक रूप में आपको शरीर के रूप में या पौधों के रूप में जो है, और इससे क्या बनता है? शेप बनता है, तो आप दिख रहे हैं। तो जल है, उससे क्या होगा? आपकी विजिबिलिटी होगा, तेज से आप किसी के चेहरे को देखिए, के चेहरे पर तेज बहुत दिखता है कि नहीं? क्यों क्यों दिखता है? अगर आप बैलेंस हैं, आपका सिस्टम ठीक काम करेगा, तो आपके फेशियल लुक तो दूसरी होगी। और अगर आप बीमार हैं, बैलेंस नहीं है, फेशियल लुक में अंतर आएगा। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है वायु, और आकाश है ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। और इस तरह से ये सभी है, और इस त्रिदोष थ्योरी डेवलप की है, पंच महाभूत से त्रिदोष थ्योरी डेवलप की है। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बैलेंस से, जैसे कि आप देखें, स्पेस एयर से वात, फायर वाटर से पित्त, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। वाटर अर्थ से कफा, ये तीनों के बैलेंस को मेंटेन करना है। और इनके ये कार्य हैं, मूवमेंट्स के लिए वायु जो है रिस्पॉन्सिबल है, सेंसेशन के लिए, पित्त जो है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए आपके, और कफ जो है आपके फ्लूइड मैट्रिक्स के पर काम करता है। ये जो सारा सिस्टम है आपका आयुर्वेदिक सिस्टम, ये क्या है? ये पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, इसको हम कहते हैं आत्मा बेस्ड चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद आत्मा आधारित चिकित्सा पद्धति है। जो मैं बात किया था अभी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जब आध्यात्मिक से नीचे आते हैं तो हम कहते हैं कि आत्मा आधारित चिकित्सा पद्धति है, या यूनिफाइड फील्ड बेस्ड चिकित्सा पद्धति है। यूनिफाइड बेस्ड क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी है, जिसके आधार पर आप जो पूरी मॉडर्न साइंस है सृष्टि की रचना को बताती है। ठीक है, तो ये आत्मा बेस्ड मेडिसिन क्यों है? आपको मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा ना, एक बच्चे ने कहा कि ये केमिकल है,
जो एलोपैथिक सिस्टम है, आप ही में से किसी ने बताया। तो केमिकल बेस्ड जो ये मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन, जैसे आर्थोपेडिक है या सर्जरी है, तो ये आज भौतिक, जो भौतिक रूप से दिखता है उस पर आप काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आप ड्रग्स देखते हैं तो फार्माकोलॉजिकल रूप में यहाँ पर एटॉमिक लेवल पर, एंजाइम लेवल पर आता है या न्यूक्लिक एसिड लेवल पर काम करता है। ये तो आपकी कोई इसके नीचे नहीं जाता। तो एलोपैथिक सिस्टम या केमिकल मेडिसिन का सिस्टम है, वो इन दो लेयर के नीचे नहीं जाता। ये बात, मोटी बात समझ लीजिए आप लोग। आप कहीं भी जाएं तो आप इसको बहुत इम्फेसिस के साथ कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक सिस्टम इज बेटर देन एलोपैथिक सिस्टम इन प्रॉपरली इन मोस्टली ऑन केमिकल बेसिस एनालिसिस। क्यों? अगर आप आवे आयुर्वेदिक सिस्टम में तो क्या होता है, आयुर्वेदिक सिस्टम में देखें, ये कहाँ काम करता है, ये ऊपर के लेवल ही छोड़ देता है, ये वहां नहीं काम करता, उसके नीचे काम करता है, जहां पर ग्रैंड यूनिफिकेशन और सुपर ग्रेविटी और यूनिफाइड फील्ड आत्मा के लेवल पर यह काम करता है। इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, 100% क्योर करती है, और जिस मेडिसिन का क्योर हो जाएगा इसके द्वारा जो भी बीमारी, वो फिर रिवर्सल नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन का है, ये आत्मा आधारित चिकित्सा करती है, जबकि केमिकल एलोपैथिक सिस्टम की दवाएं आपकी कहाँ पर काम करती हैं, ऊपर वाले सिस्टम पर, और ये जो डिवीजन है इसके, ये नीचे वाले सिस्टम पर काम करती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो हाउ द आयुर्वेदिक सिस्टम इज बेटर देन एलोपैथिक सिस्टम, particularly in case of medicine? ये है, मैं नहीं कह सकता एलोपैथिक ने बहुत एडवांसमेंट किया है आज के, लेकिन एलोपैथिक की मेडिसिन सिस्टम से आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम इज बेटर। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेद इज वेरी टफ। क्योंकि जब आयुर्वेदिक सिस्टम में होता यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप पौधे से लेते हैं तो उसमें कितनी मात्रा है ये आप स्टैंडर्डाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो एरिया टू एरिया वेरी कर सकती है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कोई भी आयुर्वेदिक सिस्टम से कोई चीज़ लिया, उसको रख दिया, तो फ्रेश लेने में और 2 महीने बाद यूज करने में उसके केमिकल कंपोजिशन में अंतर हो जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कहाँ से इसको लेना है। अब मैं आता हूँ जिस बात पर, मेरी लैब में इतने पौधों पर मैंने काम किया है कि एनालिसिस की है मैंने, केमिकली भी आइसोलेट किया है। और अब हम बात करते हैं गार्लिक। तो गार्लिक जो है सदियों से अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। और पूरे विश्व में गार्लिक, 300 प्रकार की गार्लिक के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, 300 प्रकार की। तो अब 300 स्ट्रेन्स हैं इसकी, तो अब स्टैंडर्डाइजेशन आप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो स्ट्रेन इंडिया में है, जो स्ट्रेन दूसरे कंट्री में है, सब में अंतर है। तो एक ये मैटर आता है कि आप कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे कि इस गार्लिक बल्ब में इतना एक केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है। लेकिन 300 प्रकार की गार्लिक के स्ट्रेन पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। और ओरिजिन कहाँ से गार्लिक की हुई है, इस्लामिक राइटिंग्स में लिखा जाता है कि ये जो उनके सतन थे, वो गार्डन ऑफ ईडन में वॉक कर रहे थे, मतलब ये कहानी है, कोई पता नहीं यथार्थ है कि नहीं। तो दाहिने अंगूठे से पैर की उनके गार्लिक ने और बाएं से ओनियन निकले। और हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला और राक्षस लेके भागने लगे, तो डिकैप्टिवेट किया गया उनके है सर को राक्षसों के, तो उनके रक्त से गार्लिक निकला। इसीलिए बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि गार्लिक मत खाइए, प्याज मत खाइए, उसकी मैं बात करूंगा आगे।
और कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन में जो अमृत था उसी के छलकने से नीचे जो गिरा उससे गार्लिक की ओरिजिन हुई। तो मेरा तो ये मानना है कि नहीं, अमृत से जो छलक की बूंद नीचे गिरी उसी से गार्लिक बना। क्यों? क्योंकि आप आगे देखेंगे कितने बेनिफिट्स हैं इसके। में साइबेरिया से ये 5000 वर्ष पहले पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला, और इजिप्ट में गार्लिक से लोग गुलामों को खरीदते भी थे, ऐसा मेंशन है। गार्लिक इज मेंशन इन बाइबल, एंशिएंट इजराइल लिटरेचर, बाइबलोनिया, ग्रीक, रोम, चाइना, इंडिया, सब जगह इसका हिस्ट्री में पाया जाता है, और सेंट्रल एशिया से ये पूरे दुनिया में फैला। ठीक है। हिस्टोरिकल यूजेज में चरक ने इसको ब्लड की फ्लूइडिटी के लिए इसको रिकमेंड किया। टालमुड रैबिक राइटिंग ने इसको वुंड्स की हीलिंग के लिए रिकमेंड किया। रोमन नेचुरलिस्ट प्लिनी जी एल्डर ने इसको 62 प्रकार के डिजीजेस के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया, और हिपोक्रेट्स ने इसको रिकमेंड किया लग्जेटिव एंड डायरेटिक के रूप में। अरिस्टोटल ने रैबिस के ट्रीटमेंट में, और कॉडेक्स इजिप्शियन ने इसको, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये स्कॉर्पियन स्टिंग्स में भी यूज किया गया। एंशिएंट इजिप्ट में इसको जो है एंशिएंट इजिप्ट में जो पिरामिड बन रहा था उस समय गार्लिक और ओनियन दिया जाता था मजदूरों को। और वर्ल्ड की पहली स्ट्राइक जो हड़ताल जो है, जो रिकॉर्डेड है, वो पिरामिड के बनाने वाले मजदूरों की, क्योंकि जब गार्लिक की सप्लाई कम हो गई तो मजदूरों ने हड़ताल कर दिया पिरामिड न बनाने के लिए, क्योंकि गार्लिक से स्टेमिना मिलती थी। और इसलिए गार्लिक ही है पहले हड़ताल का जनक विश्व में है। 1721 में जब फ्रांस में प्लेग फैला तो इतनी मॉर्टेलिटी हुई कि लोग बॉडी को दफनाने तक के लिए नहीं तैयार थे, प्लेग के डर से। तो जेलों में बंद कैदियों को लाया गया कि आप इस काम को करें, वो तो मजबूरी में जेल में थे। वो कैदी सारे बॉडी को दफनाते थे, लेकिन इनको प्लेग का कोई लक्षण नहीं आता था। बाद में स्टडी किया गया तो पता चला कि शराब में वो क्या करते थे, लहसुन को कूच करके डाल देते थे, और उसको पीने के बाद जाते थे बॉडी को दफनाने के लिए प्लेग से मरे हुए लोग। और आज भी फ्रांस में वेनेगर डे स्क्वाट वॉल्यूर्स नाम से ये लिक्विड मिलता है पीने को। तो इतना इसका, लुइस पास्चर ने इसको गार्लिक को एंटीबैक्टीरियल बताया। और चाइना में एक कहावत है कि यदि आप 50 वर्ष के हैं तो 10 ग्राम गार्लिक आप 50 दिन लगातार खाइए, और नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए आप ये भूल जाए कि आपको कोई डिजीज होगी। तो गार्लिक इज सो इम्पॉर्टेंट। और हिस्टोरिकल राइटिंग्स में ये न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की सप्लाई तो करते ही है, इसने रियूमेटिज्म, डर्मेटाइटिस, एब्डोमिनल पेन, कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्यूरिंग ट्यूमर्स, क्योर रैबीज, डॉग एंड स्नेक बाइट्स, फीवर, अस्थमा, एपिलेप्सी, वर्मीट्यूब, और प्रोलॉन्ग लॉन्गिविटी। जो लोग गार्लिक खाते हैं उनकी आयु लंबी है। केमिस्ट्री ऑफ गार्लिक में आप ऐसे मोटे तरीके से समझ लें, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप गार्लिक को छीलते नहीं हैं तब तक उसकी महक आती है नहीं आती। और जो ही कट करेंगे, क्रश करेंगे, इसमें आना शुरू हो जाती है ना। तो इंटैक्ट गार्लिक जिसमें आप कोई भी रैप्चर नहीं किए हैं, उसमें मेजर, वैसे तो बहुत से कंपाउंड है, एलिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है सबसे अधिक। ये एलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फर कंपाउंड है, और है तो और भी कंपाउंड, लेकिन सबसे अधिक एलिन पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप
उस गार्लिक को छीलते या काटते हैं या क्रश करते हैं, एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और वो स्मेल यह है कि यह एलिन कंपाउंड एलिसिन नामक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये एल्सिन ही वह जादुई चमत्कारी केमिकल है गार्लिक में जो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, कैसे आप देखें, ये आपका एलिन कंपाउंड है। ठीक है, और एलिनेज एंजाइम एक पाया जाता है गार्लिक के वैक्यूल्स में, कोशिका के वैक्यूल्स में। तो जैसे ही आप गार्लिक रैप्चर करते हैं, वो वैक्यूल्स फट जाते हैं और वो एलिनेज एंजाइम बाहर निकल आता है, और उस एलिन पर ये काम करके 0.2 से 0.5 मिनट के अंदर ही ये एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट कर देता है। और सारा चमत्कार, मैक्सिमम चमत्कार गार्लिक का इसी एलिसिन कंपाउंड से ही है। तो इतनी फास्ट रिएक्शन होता है 0.2 से 0.5 मिनट के अंदर, समझ रहे हैं। और उसके बाद एक बात और है कि ये एलिन बहुत स्टेबल नहीं है, और ये बॉडी में आपके जब आप खाते हैं तो इन कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। डाइएलिल सल्फाइड, डाइएलिल डाइसल्फाइड, डाइएलिल डाइसल्फाइड, एजोइन और विनाइल डिक्सिन्स। ठीक है, तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपके बॉडी में एजोइन आपके ब्लड में आ जाएगा मेटाबोलाइज होकर के एल्सिन से। और एक जानकारी आप जान लें, रिसेंट रिसर्च है कि गार्लिक खाने वाले को मच्छर कम काटते हैं, डेंगू होने की संभावनाएं कम। क्यों? कि ये जो एजोइन है मॉस्किटो रिपेलेंट है। जैसे ही वो आपके शरीर पर पहुंचेगा और जिसको इसका रिपेलेंट की तरह काम करता है, तो आपके ब्लड में एजोइन सर्कुलेट करेगा तो मच्छर कम काटेगा। तो जितने भी मच्छर से होने वाले बीमारियां हैं वो कम होंगी। ठीक है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है गार्लिक की? कहती है कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर भी कम करता है, ये कैंसर का प्रिवेंशन करता है। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्टिविटी है, पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी है, गार्लिक इम्यूनिटी टू एड्स भी है। तो ये सारी ऐसी बहुत सी लंबी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सब को बताता हूँ। ये थोड़ा डेटा पुराना हो गया है, 1960 से 2022 तक, ये 15 को हटा दीजिए, अभी 826 स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर्स दुनिया में पब्लिश हुए हैं गार्लिक पर। 826 नहीं, 826 नहीं, 8026, सॉरी, 8026 रिसर्च पेपर्स गार्लिक पर पब्लिश हुए हैं, साइंटिस्टों ने काम किए। और एंटी माइक्रोबियल तो है ही है, एंटीवायरल, फंगल, ये गार्लिक की एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम है। ये कि गार्लिक जो है किन किन क्षेत्र में काम करता है। हम अब एक वन बाय वन लेते हैं। एंटीवायरल एस्पेक्ट, तो जित हर्पिस सिम्प्लेक्स, पैरा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या वैक्सीरा, ह्यूमन राइनो वायरस, ये सभी के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है। और जो कंपाउंड काम करते हैं एंटीवायरल, वो है गार्लिक का एजोइन, एलिसिन और एलिल मिथाइल थायोसल्फेट। ठीक है, और अभी अभी 2022 की रिसर्च है, जब कोविड फैला पूरे दुनिया में तो गार्लिक खाने वालों के ऊपर इसका इफेक्ट थोड़ा कम, तो लोगों ने कहा कि आप गार्लिक खाइए। WHO ने कहा कि नहीं, गार्लिक का कोई इफेक्ट वायरस पर नहीं है, ये आप लोग इसके इलाज के रूप में गार्लिक ना खाएं। लेकिन अभी जब कोविड का काल बीत गया और साइंटिस्टों ने इस पर काम किया, तो पाया कि नहीं, गार्लिक का डायरेक्ट इफेक्ट तो वायरस पर नहीं है, लेकिन गार्लिक इस वायरस के पेनिट्रेशन स्तर पर भी इनहिबिट करता है, इसका पेनिट्रेशन इंडेक्स उत्पन्न करता है, इसके रिसेप्टर साइट्स पर भी। गार्लिक इसके
न्यूक्लियस के उसके दूसरे होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाने के कार्य को भी रोकता है। उसके अलावा ये रिप्लिकेशन प्रोसेस को भी स्लो करता है और जो न्यूक्लियर बन गए हैं और प्रोटीन सिंथेसिस से बन करके नए वायरस निकलते हैं, इस प्रोसेस को भी धीमा कर देता है। तो ठीक है, स्टॉप नहीं कर रहा है ये बहुत से वायरसेस को, लेकिन उनके ट्रांसमिशन के प्रोसेस को धीमा कर दे रहा है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो एंटीवायरल इफेक्ट में ये बिल्कुल रिसेंट रिसर्चेस हैं 2022-23 की, और इसलिए इसका एंटीवायरल इफेक्ट जो लोग गार्लिक रेगुलर खाते हैं उनको इन्फ्लुएंजा और जो भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर हो भी जाए तो बहुत माइल्ड स्टेज में से वो बाहर निकल आते, उतना उनको सीवियरिटी नहीं आती डेवलप करती है। एंटी फंगल भी है इसी तरह से। एंटी फंगल एक्टिविटी डिफरेंट एल्सिन और एजोइन कंपाउंड ही एक्टिव है उसके। दूसरा, और कैसे एक्टिव है, ये फंगस के न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये सब नोन रिसर्च है। इसके बाद से एंटी बैक्टीरियल है, जितनी भी बैक्टीरिया हैं उनके ग्रोथ को ये रोकता है, और उसमें एलिसिन मिथाइल एलिल थायोसल्फेट एलिल मिथाइल सल्फेट है, और एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्स को भी ये के भी ग्रोथ को चेक कर देता है। एंथ्रेक्स जो कि बहुत ही प्रॉब्लम थी और रिपोर्ट है ये भी। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट में ये लिपिड हाइपरलिपिडीमिया, जो लिपिड का स्तर बॉडी में अधिक है उसको कम करता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर है तो वो भी कम करेगा। उसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम करता है। तो इसमें आप देखें हाइपरलिपिडीमिया में कैसे करता है ये, गार्लिक का प्रिपरेशन अगर आप लेते हैं तो एलडीएल वीडीएल ये सब कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, और एसडीएल बढ़ जाएगा, और इन दोनों के रेशियो से ही आपको कार्डिक प्रॉब्लम होती है। तो इसको ये पूरा कंट्रोल करता है। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो आपको कार्डिक प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं रेगुलर। ठीक है, और दूसरा ये है, ये देखिए ये रिसर्चेस की गई हैं कि ब्लड प्रेशर कितना कम होता है। ब्लड प्रेशर मैक्सिमम ये 6 से लेकर के 29% तक कम होता है डिफरेंट प्रिपरेशन को डिफरेंट डोजेज में डिफरेंट डेज तक लेने से। ये साइंटिस्टों ने इनको रिपोर्ट किया है, ये साइंटिस्टिक रिपोर्टिंग है। तो गार्लिक खाने से आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन रहता है। क्यों? कि जब आप कोलेस्ट्रॉल स्तर नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। तीसरा, अब ये कैसे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, लिपिड, तो एलिसिन जो है फंक्शनल पार्ट को इनएक्टिवेट करता है और लिपिड की सिंथेसिस लीवर टिश्यू में कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा है कि फ्रेश गार्लिक में टेलेरियम कंपाउंड पाया जाता है जो स्क्वेलिन ईपी ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है और उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है, एर्थोस्क्लेरोसिस, जो आपके ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉक बन जाते हैं ब्लड्स के, उसको ये कम कर रिड्यूस करता है। कैसे करता है, एक तो ब्लड प्रेशर आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों कम करेगा, और रिलैक्सेंट इफेक्ट है स्मूथ मसल पर। कैसे कम होता है, ये भी बिल्कुल रिसेंट 2007 की रिपोर्टिंग है, और अब ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि ब्लड प्रेशर, जैसे आप किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, आप तुरंत उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन तुरंत उसको लगाया जाता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है ग्वानिल सिंथेसेस एंजाइम के एक्टिव होने से, आर्जिनेस के बनने से। वो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है कि आपकी कोरोनरी हार्ट, जो आपके हृदय को ब्लड सप्लाई है, उसको डायलेट कर देती है, और उसके डायलेट करने से जो ब्लड सप्लाई आपकी फिर चालू थोड़ी सी हो जाती है काम भर का, और तब तक फिर दूसरे मेथड से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक वही काम गार्लिक भी करता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ग्वानिल सिंथेसिस से ना होकर के जैसे किस तरह से होता है, होता यह है कि जो लोग गार्लिक खाते हैं तो उनके आरबीसी के सरफेस पर जो एलिसिन से रिएक्शन होता है तो H2S गैस बनती है,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस नाम सुना है? वो H2S गैस वैसे तो टॉक्सिक है, लेकिन इतने कम मात्रा में बनती है कि वो आपके बॉडी के लिए बूम की तरह काम करती है। किस तरह? ये H2S गैस बनी और ये जो सेल्स की जो मसल्स हैं आपकी, उसमें क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं। तो पोटेशियम चैनल के ओपन होने से क्या होगा, सारे पोटेशियम बाहर चले जाएंगे और कैल्शियम चैनल्स को स्लो कर देते हैं। और इस स्लो होने की वजह से क्या होगा, मसल रिलैक्स कर जाती है आपकी कैपिलरीज, और रिलैक्स कर जाएगी तो जो ये जो है स्पेस आपका ज़्यादा हो जाएगा और फ्लो आपका ब्लड का बढ़ जाएगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो गार्लिक खाने से ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरे लिए तो घंटी नहीं। और ये रिसर्च किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में और संघाई में सूडान के द्वारा। ये एंटी प्लेटलेट्स, ये बहुत लंबा मैकेनिज्म है, शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लेटलेट्स जो होती हैं क्या करती हैं? प्लेटलेट्स का क्या रोल है? क्लॉटिंग में काम करती है। तो अगर आपके कैपिलरीज में, आपके ब्लड कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल में डैमेज हो जाए कोई, चाहे ब्लड प्रेशर से हो जाए किसी भी प्रकार से, तो एंडोथेलियल सेल्स के उस पोर्शन में क्या होता है, जैसे नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है और यहाँ प्लेक बन जाता है कोलेस्ट्रॉल उसके डिपॉजिशन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर प्रेशर फोम सेल्स का डेवलप हुआ तो रैप्चर कर जाएगी, और रैप्चर करने के बाद प्लेटलेट्स वहाँ एग्रीगेट करने लगते हैं जहाँ भी ब्लीडिंग होगी, और ये पैसेज और भी पतला हो जाएगा, और इसके वजह से आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो अगर आप गार्लिक खाते हैं तो इसकी गारंटी है, अगर रेगुलर खाते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी। क्यों? कि प्लेटलेट एग्रीगेशन की कैपेबिलिटी को गार्लिक कम कर देता है। इसीलिए जो सर्जन्स होते हैं पूछते हैं आपसे, आप लहसुन तो नहीं खाते ऑपरेशन के पहले? अगर आप रेगुलर लहसुन लेते हैं तो कहते हैं कि 15 दिन बाद आइएगा, तब आपका ऑपरेशन होगा, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन के समय क्लॉट। लेकिन वैसे नॉर्मल बॉडी के फ्लो में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल है। फिर एक्वस ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट ऑफ गार्लिक किस किन, ये मैं नहीं जाता किन किन स्टेज पर ये काम करता है, एग्रीगेशन को ब्लॉक करता है प्लेटलेट्स की, और इसमें एल्सिन और एजोइन दोनों कंपाउंड काम करते हैं, और कैंसर प्रिवेंशन में भी ये काम करता है। एक रिपोर्ट है चाइना में कि दो कैसेगन और ऑक्सिया, दो स्टेट हैं चाइना में जहाँ पर यहाँ के लोग 20 ग्राम गार्लिक रोज लेते हैं और यहाँ के लोग नहीं लेते। तो यहाँ स्टमक कैंसर 1 लाख में 3 लोगों को है, यहाँ 1 लाख में 40 लोगों को। करीब 13 गुना अंतर है। अगर गार्लिक आप खाते हैं तो कैंसर होने के, गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस 13 गुना आपके कम होंगे जो गार्लिक नहीं है। और ये जर्मेनियम सेलेनियम भी कंपाउंड पाया जाता है गार्लिक में, जो कि कैंसर प्रिवेंशन में काम करता है। फिर मिथाइल सल्फाइड, डाइल सल्फाइड और गार्लिक डाइल सल्फाइड ये भी है। एलेक्सिन एक कंपाउंड पाया जाता है, ये भी कैंसर प्रिवेंशन में काम करता है। गार्लिक खाने वाले के नेचुरल किलर सेल्स जो हैं संख्या अधिक होती है, जो कैंसर सेल्स को 139% से 159% खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार से एंटी कैंसर इफेक्ट इसका डायरेक्ट भी है, सेल मेटाबॉलिज्म पर भी है, इनिशिएशन और की स्टेज पर भी है, खत्म करता है, और इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करके कैंसर को रोकता है। और इस अभी ये 2022 की रिसर्च है कि कैसे कैंसर को ये रोकता है। मैं सेल सिग्नलिंग पढ़ाता रहा 40 साल, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताता इसके बारे में, आप सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ें इसलिए बहुत समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आप गार्लिक खाते हैं तो एल्सिन आपके बॉडी में पहुंच गया है। तो अब जो कैंसरस सेल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें डिविजन्स होते हैं, फास्ट और ग्रो करते हैं, फिर मेटास्टेसिस की स्टेज आती है, बॉडी में फैलता है। गार्लिक क्या करता है कि कैंसर सेल्स के ग्रोथ को ही रोक देता है। साइकिल जो है
जीएम फेज पर अरेस्ट कर देता है और उसमें इन्वॉल्व जो टीजीएफ सिग्नलिंग पासवे है, आरओएस सिग्नलिंग पाथवे है, या माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो पाथवे चल रहे हैं, ये सब मिल करके उसके डिवीजन को ही हॉल्ट कर देते हैं। और जब डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर फैलेगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि एल्सिन जो है एमपी के 338 और फास्ट प्रोटीन के थ्रू भी ब्लैक बैक्स और ब्लैक प्रोटीन्स के मार्फत भी एपोप्टोसिस प्रोड्यूस करता है। एपोप्टोसिस मतलब सेल को बिल्कुल खत्म कर देता है, तो कैंसर सेल्स को खत्म भी कर देता है। तो अगर कैंसर सेल खत्म हो गया तो ग्रो नहीं करेगा, और साइकिल भी यहाँ चेक हो गई। तो ये दोनों प्रकार से कैंसर सेल्स को समाप्त करता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी है गार्लिक की। ठीक है। जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, वो फ्री रेडिकल्स बहुत डैमेज करते हैं। आपके कैंसर काज करने के मेन रीजंस हैं वो आपके न्यूक्लियस के जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनको वो डैमेज करते हैं, और उसके उसके म्यूटेंट जो है फिर वो कैंसरस फॉर्म में आ जाते हैं सेल्स के। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी एक ये कंपाउंड्स जो हैं गार्लिक उसको रोकते हैं। एंटी डायबिटिक भी है गार्लिक। ठीक है। तो क्या गार्लिक है इम्यूनिटी भी, एड्स में एक ये भी एक बहुत अच्छा काम है। एक है सुब्रती धनामंदन, यूएस में इन्होंने एक एड्स सेंटर खोला है, जहाँ पर इन्होंने गार्लिक के जो ये हैं इसको एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन जो एड्स के पेशेंट उनको देने में, बहुत सी बीमारियां जैसे एंटीवायरल, एंटी फंगल, ये जो एड्स के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको चेक करता है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में भी गार्लिक बहुत ही अच्छा सेंट्रल हर्ब थेरेपी के रूप में एड्स के कंट्रोल में काम किया जाता है यूएस में। गार्लिक पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज किया जाता है डिफरेंट इंसेक्ट्स में, हार्मफुल पेस्ट के अगेंस्ट। और ये मेरी लैब है जिस पर हमने गार्लिक पर काम किया है, और करीब 250 पब्लिकेशन हम लोग के हैं, जिसमें 5000 साइटेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और ये सब बता ही दिया है हमारे पूर्व वक्ता ने मेरे बारे में। हमने करीब 22 पेपर्स गार्लिक पर पब्लिश किए हैं और एक रिव्यू आर्टिकल, और ये वाला रिव्यू आर्टिकल मोर देन 60,000 साइंटिस्टों द्वारा पढ़ा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और 3 पेपर ऐसे हैं जो न्यूयॉर्क में, एक है एरिक ब्लॉक, साइंटिस्ट हैं जिनको गार्लिक पर दुनिया में सबसे अधिक काम किया उन्होंने। एरिक ब्लॉक ने अपने इस बुक में हमारे 3 पेपर को साइट किया। तो ये हम लोग के कुछ पेपर्स हैं जो हर साल पब्लिश होते रहे। और एक जो आयुर्वेद से की बात मैं करने जा रहा हूँ, ये आपके मतलब की बात है। हो सकता है कि आगे चल के इस पर आप काम करें। दुनिया में कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। कोई बूढ़ा भी होगा तो सोचेगा कि कुछ ऐसा करे कि हम यंग दिखें। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि एजिंग उसको पसंद है, कोई नहीं। एक बुक मैं इस गार्लिक के स्टार्ट किया 1993 में। मैंने एक बुक मुझे मिली लहसुन बादशाह करके। इस बुक को मैंने पढ़ा। इसमें नॉर्वे का एक आदमी, हिमालयन, उस पर एक आचार्य थे पूर्णानंद जी, आयुर्वेद के बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी पूर्णानंद जी से मिला। और पूर्णानंद जी ने इनको बॉडी की मोल्टिंग, पूरे बॉडी की मोल्टिंग का तरीका गार्लिक से बताया। और ये लहसुन बादशाह जो हैं ये 150 वर्ष के थे और दिखने में 35 साल के लगते। ये 2 बार पूरी बॉडी की मोल्टिंग कर चुके। और ये बुक नागरी पचाणी सभा में स्वामी सत्यदेव परिवारजक द्वारा लिखी गई है। और इसमें कायाकल्प की यह विधि 3 दिनों तक निराहार गायत्री मंत्र का जाप करिए।
चौथे दिन एक सप्ताह से प्रातःकाल से सायं तक प्रत्येक 3 घंटे के पश्चात कच्चे लहसुन की 5 कलियां पीसकर उसका पानी पिएं और साथ में लगभग 60 ग्राम मक्खन खाया जाए। ठीक है। द्वितीय सप्ताह में लहसुन के साथ 3 ग्राम शहद का भोग किया जाए। तीसरे सप्ताह में लहसुन के साथ 10 मुनक्के पानी में पीसकर 4 प्रयोग करें। चौथे सप्ताह में 5 कली लहसुन एक साथ आंवला पीसकर 4 बार प्रयोग करें। परिणाम उपरोक्त विधि के प्रयोग से 1 माह के अंत में शरीर की त्वचा फटने लगेगी और नई त्वचा बनने लगेगी। द्वितीय माह में है देसी गाय के 250 ग्राम दूध से 4 बार पूरे 1 माह तक नित्य लहसुन मिश्रित सरसों के तेल से मालिश, पुरानी त्वचा निकलकर नई त्वचा निकल आएगी। और 20 ग्राम लहसुन से कितने ग्राम शहद, 20-12 ग्राम, ये सब मिलाने की प्रक्रिया चलेगी और 3 माह में पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस में क्या क्या यूज किया गया? लहसुन, शहद, मक्खन और विटामिन सी। और ये सारी चीजें आयुर्वेद में बहुत अच्छे ढंग से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। किसी भी दवा को लीजिए तो शहद में, ठीक है। होता ये है कि जब आप लहसुन लेते हैं तो जो ओल्ड सेल्स होती हैं उसको ये नष्ट कर देता है एपोप्टोसिस से, और नए सेल्स को रिज्यूनेट करने के लिए मक्खन लेते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप शहद लेते हैं। और इम्यूनिटी, इस प्रोसेस में इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो, इसलिए विटामिन सी आंवला के रूप में। और जहाँ तक मेरा ये अनुमान है, क्योंकि मैं स्टेम टेक्नोलॉजी पर भी काम करता हूँ, मैंने पढ़ाया है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर। वास्तव में ये क्या करता है कि आपके शरीर में एक पदम कोशिका होती है। आपका शरीर एक पदम कोशिका के 220 प्रकार के कोशिकाओं से बना, ठीक है। 220 प्रकार के कोशिकाओं के एक पदम कोशिकाओं का समूह है, और 262 प्रकार की स्टेम सेल्स होते हैं। और ये स्टेम सेल्स हर कोशिका के, बोन के अलग होंगे, स्किन के अलग होंगे, मसल के अलग होंगे, हेयर के अलग होंगे, और उन्हीं स्टेम सेल से नई कोशिकाएं निकलती हैं और ऊपर से पुरानी कोशिकाएं हटती जाती हैं। तो हर 15 दिन में आपकी बॉडी की सारी कोशिकाएं करीब करीब बदल जाती हैं, कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। जैसे हृदय और आंख के लेंस, ये सब नहीं, ये जीवन पर्यंत रीजनरेशन बहुत स्लो होता है। तो ये एक्चुअली करती क्या है गार्लिक, जो ओल्ड कोशिकाएं हैं उनको डैमेज, उनको एपोप्टोसिस से बाहर करती हैं और स्टेम कोशिकाओं को रिज्यूनेट करती हैं। होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्टेम कोशिका के डिवीजन की शक्ति कम हो जाती है। तो जो लोग ओल्ड एज में भी यंग दिखते हैं, तो वो जो योग करते हैं, जो आपकी आयुर्वेदिक, उसमें योग भी एक विधा है, वो स्टेम कोशिका के रीज्यूनेशन, डुप्लीकेशन के प्रोसेस को बढ़ाए रहते हैं। तो जिसमें बढ़ा रहता है, तो जितनी कोशिका मरती हैं उतनी बन जाती हैं, तो आप यंग दिखते हैं। अब जितनी कोशिका मर रही है उतनी बन नहीं रही स्टेम सेल से, तो फिर रिंकल्स आने लगेंगे, तो आप एजिंग आपके ऊपर आने लगेगी। तो लहसुन क्या करता है, आपके स्टेम कोशिकाओं को रिज्यूनेट करता है, और रिज्यूनेट करने से वो जब उतनी बनेंगी नई कोशिका, पुरानी हटेंगी, तो आप बिल्कुल यंग दिखेंगे, एजिंग का इफेक्ट आप पर कम आएगा, है। तो इतनी सब चीज़ें मैंने बताई आपको, सब आयुर्वेद से रिलेटेड थी, जो मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करके मैंने बताया। तो लर्न टू लव गार्लिक, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली मील। अपने जीवन के प्रत्येक दिन में इसको 1 या 2 कली रोज खाएं। जाड़ों में 4 भी खा सकते हैं। सुबह ना खाएं, मुंह बदबू करेगा, लेकिन शाम को तो ले ही सकते हैं। Go on indulging, reap all the wonderful benefits that garlic consumption can. Thank you. आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई निराकरण हो? सर ये गार्लिक की जो स्किन है उसका कुछ यूजेस हैं? हैं? गार्लिक की जो स्किन है, गार्लिक की, स्किन जो है उसके कुछ यूजेस हैं? जाओ यहाँ,
तुम्हारी वॉइस नहीं क्लियर, आओ इधर आओ। थोड़ा दूर से बोलो। हाँ, पूछ रही हूँ कि गार्लिक की जो स्किन है, गार्लिक की स्किन जो है, का कुछ यूज छिलका, है? हाँ हाँ हाँ, छिलके का तो कोई मेडिसिनल नहीं है। तो नहीं सर, ये एसिडिक गार्लिक? नहीं, एसिडिक तो नहीं है। पित्त को ये बढ़ाता है, जिसका पित्त कमजोर हो उसको ये बढ़ाएगा। वात कफ का तो ये बैलेंस करता है, एसिडिक तो नहीं तो बेसिक है। बेसिक मतलब किस कैटेगरी में आता है? ये सल्फर कंपाउंड है, इसका पीएच जो है न्यूट्रल ही होगा, नॉट हारी। सर आंखों के लिए क्या ये गार्लिक सही रहेगा? हाँ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसके लिए ठीक सर ना हो। आपने बोला कि इसका बहुत मैक्सिमम यूज है और यूज भी होता है, पर इसका सर क्यों मना किया जाता है कि जैसे कुछ मंथ्स में और कुछ धर्म में है, जैसे जैन में हुआ, और ये सब नहीं था? हाँ, बात सही है आपकी। बहुत से बाबा लोग कहते हैं कि मत खाइए, ठीक है ना। ये तो मेरी ही रिसर्च है। गार्लिक में जो एलिसिन कंपाउंड होता है, गार्लिक में एलिसिन कंपाउंड होता है, एक एंजाइम होता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज, जो नर्व कंडक्शन में काम करती है। और दूसरा होता है ब्रेन बायोजेनिक एमीन्स। तो ये कंपाउंड जो है इसका इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर है, तो गार्लिक तामसी प्रवृत्ति का कहा जाता है। तो अगर आप गार्लिक खाते हैं तो आपको थोड़ी नींद आएगी, आपको सुस्ती रहेगी, थोड़ी सी रहेगी जरूर। तो बाबा लोग क्या कहते हैं कि इसको खाइएगा तो तामसी प्रवृत्ति डेवलप होगी। वो अपना अलर्टनेस रहना चाहते हैं, तामसी प्रवृत्ति वो नहीं लाना चाहते, इसलिए उसको कहते हैं कि इसको मत खाइए। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ नहीं। ये एसिटिलकोलिन एस्टरेज और बायोजेनिक एमीन्स के का इनहिबिटर है। तो बायोजेनिक एमीन भी न्यूरोट्रांसमीटर है और एसिटिलकोलिन एस्टरेज न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो अगर ये इनहिबिट होगा तो आप सुस्त जरूर लगेंगे, खाने के बाद थोड़ी सुस्ती आपको रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग बहुत मसाला वसाला डाल करके मीट मुर्गा खाते हैं, क्या होता है खाने के बाद? सुस्ती आती है कि नहीं आती? तामसी प्रवृत्ति। तो वो तामसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप ऑलवेज यू बिकम अलर्ट, हमेशा आप जागृत रहें। तो सन्यासी क्या करते हैं, वो जागरण की बात करते हैं भाई, वो मेडिटेशन करते हैं। तो उसमें अगर आप वो होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो मना करते सर इसके अलावा कोई अदर साइड इफेक्ट्स भी है क्या, कोई हैं। नहीं, मतलब 2% डिजीज में? पॉपुलेशन में साइड इफेक्ट्स हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स होती हैं 2% पॉपुलेशन में। जो इनको खाते हैं उनको एलर्जिक रिस्पॉन्स भी बहुत, लेकिन ऐसा बहुत कम है, 2%, 100 में 2 लोगों को ऐसा होता है। थैंक यू सर। तो भारतीय भोजन जो हम करते हैं उसमें लहसुन तो हमेशा से हम लोग खाते आए हैं, फिर भी इंडिया हार्ट डिजीज या कैंसर इन सब में लीडिंग क्यों है? क्योंकि हमारे भोजन का तो ये हमेशा से पार्ट रहा है। देखिए, एक चीज होता है खाते आए हैं, एक होता है रेगुलर खाते हैं। डिजीज होने का प्रॉब्लम मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि हम एनर्जी के सर्किल में हैं। तो हम नेचुरल एनर्जी के सर्किल में होंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ऐसे बहुत से एनर्जी के सर्किल, इंटरनेट, मोबाइल, सब खोल रखते हैं। हम इस समय यहाँ बैठे हैं लेकिन इंटरनेट के वेब के बीच में बैठे हैं। सबके पास मोबाइल है और नियर बाई कहीं जरूर उसका टावर होगा। तो वो भी एक वेव है, वो भी एक एनर्जी का रूप है जो मैन मेड है। तो मैन मेड जो भी चीज होगी, चाहे एलोपैथिक दवा हो, चाहे इंटरनेट वाली वेब जनरेट की गई हो,
वो आपको डैमेज करेगी, निश्चित करेगी। एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, ठीक है। फिर सर तब तो जो सात्विक भोजन करते हैं उनको तो ये चांसेस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो वही सराउंडिंग में रह रहे हैं बट बिना लहसुन प्याज खाए, बिल्कुल बिल्कुल तो उनके बिल्कुल। चांसेस ज्यादा होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का सिस्टम उस चीज को कितना अडॉप्ट करता है। जैसे इस वेव के सर्किल में आप हैं, कोई जरूरी नहीं म्यूटेशन हर वक्त आपके शरीर में होता है, माइक्रो म्यूटेशंस, और कितना किसके बॉडी में हो रहा है उसकी एबिलिटी, उसकी बॉडी हर का सिस्टम अलग अलग है। और उस माइक्रो म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन से माइक्रो म्यूटेशन का पकड़ के कैंसर का रूप आ जाएगा। ये तो बॉडी टू बॉडी डिफर करती है, लेकिन सर्टेनली जो लहसुन खाएगा उसमें ये एबिलिटी होगी कि उस म्यूटेशंस के अगेंस्ट फाइट करेगा। थैंक यू। हेलो सर, हम्म, माई सेल्फ अर्चना शुक्ला। हम्म, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन पेशेंट्स को स्किन प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को, उन्हें मोस्टली कहते हैं कि हमें बिना पका हुआ लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। तो अनकुक्ड लहसुन प्याज में ऐसा क्या होता है कि जो स्किन रिलेटेड डिजीजेज जिन्हें होती हैं उन्हें मना होता है? देखिए आपके बॉडी की क्या प्रॉब्लम है उसके अनुसार लहसुन को खाना चाहिए। पहली चीज, आप अभी 2-4 साल में आप डॉक्टर हो जाएंगे तो आप बताएंगे बात के हिसाब से क्या खाना चाहिए। अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, कच्चा लहसुन खाना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक कैल्शियम आपके बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, उतना ही कोलेस्ट्रॉल की या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होगा। सर अनड्राइव्ड मतलब अनकुक्ड लहसुन में ऐसा कोई अगर लहसुन इंग्रेडिएंट होता है? इंटैक्ट लेते हैं, आप इंटैक्ट लहसुन खाते हैं बिना काटे को, उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं, मेडिसिन मेडिसिन प्रॉपर्टी नहीं। जब तक लहसुन को आप काटेंगे नहीं तब तक उसका मेडिसिन प्रॉपर्टी आएगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जैसे गठिया में रिकमेंडेड है आयुर्वेद में कि आप लहसुन को दूध में रात में 1 कप 1 या 2 जवा क्रश करके बॉयल करके पीजिए, 21 दिन में आपको गठिया की प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेगी। तो उस तरह से डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिस प्रकार का आपका रोग है उस प्रकार से लहसुन के प्रिपरेशन को लेना। थैंक यू सर। लेकिन कच्चा लहसुन मेरे ख्याल से कभी भी चबा कर सुबह नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं रिकमेंड करता, इसलिए कि बहुत तेज होता है ये, और हो सकता है कि इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए। सर स्किन में क्या प्रॉब्लम करता है ये कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज? हैं? स्किन में ऐसा क्या सब्सटेंस होता है इसमें कि जो एलर्जी कॉज करता है? इसके स्किन में जी सर। ऐसा तो कोई रिसर्च मैंने अभी तक देखा नहीं। सर हमें स्किन प्रॉब्लम है और हमें बोला गया है कि आप लाइफ टाइम कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज यूज हाँ करोगे नहीं तो तो आप आपको प्रॉब्लम आप होगी। एलर्जी होगी आपको इससे, आपको एलर्जी होगी। जो मैंने बताया ना कि 2% पॉपुलेशन में इसकी एलर्जी होती है, तो उनको ये नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सर। सर माइसेल त्रिभुवन उपाध्याय सर। हाँ, सर चोट वोट लगे तो क्या उसमें लहसुन का यूज कर सकते हैं क्या, उसका पेस्ट? उसको दूर करिए, माइक को दूर करिए। हाँ सर हाँ मैं बोल रहा हूँ सर कि चोट वोट लगे तो उसमें हाँ, क्या लहसुन का पेस्ट यूज? हीलिंग में पहले करते थे, लेकिन अब मेडिकल साइंस अभी नहीं एडवाइस करती, लेकिन रिंग वर्म में अगर फंगल डिजीज में तो लगाते ही हैं इसके। चोट लगने पर भी वुंड में अरिस्टोटल ने इसको रिकमेंड किया है कि इसको क्रश करके बांधिए, तो एंटीबैक्टीरियल प्रूफ नहीं होगी और क्या, लेकिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये कम करेगा तो हीलिंग स्लो होगी। सर एक बार उसको छूने के बाद, छीलने के बाद, उसका छिलका हटाने के बाद क्यों ज़्यादा तक हाथ स्मेल करता है सर? हैं? हाथ स्मेल करती है इसलिए कि आपके हाथ में वो एल्सिन कंपाउंड आ जाता है, तो एलिन पर क्रिएट करके एलिनेज एंजाइम एल्सिन कंपाउंड बनाता है, वो एल्सिन कंपाउंड की ही मार्क है जो आपके हाथ में भी आ जाती है। बेटर खाने में डालते हैं तो विनाइल डिप्थिन शरीक होते हैं उसमें,
जो एल्सिन का मेटाबोलाइज फॉर्म विनाइल डिक्थिन्स और एजोइन होते हैं पके में। तो विनाइल डिक्थिन्स और एजोइन जो है ये आपके कार्डियोवैस्कुलर में तो उतना काम नहीं करते, लेकिन एल्सिन तो कार्डियोवैस्कुलर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको कच्चे में ही लें। सर मतलब जैसे कि सर ये आपका लैब है, तो जब भी सर आप मतलब लैब में रिसर्च करते हैं, तो सर कैसे आप फाइंड करते हैं कि किस मटेरियल पे मतलब रिसर्च करना है? जैसे कि सर आप अभी लहसुन का, और सर वो प्रोसीजर कहाँ से होता है? और सर एक चीज़ और, नॉलेज तो सर फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं किसी के पास, तो आप हेल्प किसका लेते हैं, फंडिंग कहाँ से आ जाती है, और डेटाबेस कहाँ से उठाते हैं? और सर ये जितना भी आपने कुछ लिखा मतलब कैसे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, बैठ सर जाओ। और होता है कि रिसर्च में बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। आप रिसर्च करने चलते हैं, जैसे लहसुन पर जो स्टोरी है मेरी, मैं इसके पहले सिंथेटिक ड्रग्स पर काम करता था, और सिंथेटिक ड्रग्स पर मैंने पीएचडी भी की थी, एंटी कोलिनेस्टरेज के काइनेटिक्स पर। सिंथेटिक ड्रग्स का क्या ब्रेन के नर्व सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। 1993 में मेरे एक अंकल थे जिन्होंने ये लहसुन बादशाह किताब मुझे पढ़ने को दी, और इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने इस पर काम करना शुरू। तो इनिशिएशन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपको कहीं से मिल जाता है कि इस पर काम किया जा सकता है, तो उस पर मैंने काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट करने की यह है कि आप या तो पढ़ने से कोई चीज़ आपको आ जाए, या कोई प्रॉब्लम ऐसी एग्जिस्ट करती है आपके सराउंडिंग में जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो आपको इनिशिएट करती है कि आप इस पर काम करें। तो आप काम करेंगे तो आपके लिए फंड चाहिए, जो आपने पूछा। तो फंड कहाँ से आएगा? तो फंड लेने के लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्ट। तो जो आपने काम करने का डिटर्मिनेशन किया है कि मैंने लहसुन पर मुझे काम करना और इस लाइन पर काम करना है, तो एक प्रोजेक्ट लिखते हैं, प्रोजेक्ट राइटिंग होती है। और उस प्रोजेक्ट को हम डिफरेंट फाइनेंसिंग एजेंसीज होती हैं, देश में भी हैं और विदेश में भी हैं, तो वहाँ हम भेजते हैं। तो वो इवेल्युएट करते हैं ये प्रोजेक्ट मतलब इस लायक है कि इसकी फंडिंग की जाए कि नहीं, ये वर्थ है कि नहीं रिसर्च करने लायक। तो अगर वो हो कि वर्थ है, तो फिर वो आपसे पूछते हैं आपने जो डिमांड की है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ पैसा उस रिसर्च के लिए, उसका जस्टिफिकेशन वो मांगते हैं कि आप इतने पैसे की आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को करने के लिए मांगा है, इसको कहाँ कहाँ आप खर्च करेंगे। तो जब आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे देते हैं तो आपको वो एजेंसी पैसा देती है, 50 लाख 1 करोड़। और फिर उसके बाद से आप उससे आप लैब सेटअप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, केमिकल्स मंगाते हैं, और तब रिसर्च करते हैं। और फिर उसके बाद से जो परिणाम आता है, तो आपकी फाइंडिंग कभी कभी हो सकता है कि जो पहले की फाइंडिंग है उससे वैरी करें, कोई ज़रूरी नहीं कि वही आवे। और अगर वैरी कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, आपने कुछ खोज किया। तो अब तक जितना काम होता है उसको आपको सर्वे करना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में, और फिर उससे कोरिलेट करते हैं कि हमारा जो काम किया गया था वो कितना डिफरेंट है और क्या क्यों डिफरेंट है, उसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा पब्लिकेशन में अपने। एक बार आपको मैं बताऊं एक स्टोरी। मैं एक जब सिंथेटिक ड्रग्स पर काम करता था, तो एक ड्रग थी जो कि फार्मोथियान थी, कि जो कि एसिटिलकोलिनेस्टरेज की इनहिबिटर थी, लेकिन रिपोर्टिंग ये थी कि वो 0 टाइम में डालते ही इनहिबिट नहीं करता ड्रग को बॉडी में। ये रिपोर्टें थी कि कुछ समय बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद, मेरे केस में वो 0 टाइम में इनहिबिशन कर रहा था। अब एक स्टैब्लिश फैक्ट के अगेंस्ट लिखने में थोड़ा दम चाहिए। तो जब उस पेपर को हम लोग लिखने बैठे, हम और हमारे गाइड, तब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे गाइड को बड़ी वो होती थी कि कैसे इसको लिखूं कि फार्मेथियान इनहिबिट्स एसिटिलकोलिनेस्टरेज इन 0 टाइम। मैं वही लिखा था। तो क्या आर यू श्योर? क्या आई एम श्योर। फिर उस एक्सपेरिमेंट को कराए 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार। जब वो देखे कि हर बार यही आ रहा है,
तो फिर वो यहाँ प्रोफेसर आरपी रस्तोगी थे केमिस्ट्री में, आप लोग नहीं जानते होंगे। वो बहुत बड़े विद्वान थे काइनेटिक्स के, और बाद में बीएचयू में 2 टर्म वाइस चांसलर भी रहे और इंटरनेशनल फेम के साइंटिस्ट थे। उनके यहाँ हमारे गाइड ने कहा कि दिनेश चलो वहाँ पूछते हैं रस्तोगी साहब से कि क्या ये सही है कि गलत है। तो मैं आगे आगे मेरे गाइड और पीछे पीछे मैं, बड़ा सा बस्ता, जितना रिसर्च किया था दावे हुए गए उनके यहाँ। शाम के 5 बजे समय मिला और उनके सामने गाइड बैठे थे और मैं रस्तोगी साहब के बगल में खड़ा। 2.5 घंटा उन्होंने मेरे पूरे डेटा को, एनालिसिस को जज किया। मैं 2.5 घंटा खड़ा। 2.5 घंटे बाद सर उठाते हैं और हमारे गाइड से कहते हैं कि राम अवतार, लड़के ने बिल्कुल ठीक किया है, इसको भेज दो। अब वहाँ से बस्ता लेके फिर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पोर्टिको में आगे आगे गाइड, पीछे पीछे मैं, और मेरा पेपर 22 बार जज चुका था पहले ही। फिर गाइड ने कहा कि दुनिया में इस फील्ड का कौन सबसे बड़ा आदमी, तो मैं समझ गया कि अब भी नहीं जाएगा ये पेपर। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि आओ, तो आर.डी. ओब्रायन उस समय न्यूयॉर्क में थे और आर.डी. ओब्रायन वर्ल्ड के मतलब ड्रग के फील्ड में काम करने वाले रेनाउंस आदमी, नंबर 1 आदमी। आर.डी. ओब्रायन के यहाँ वो पूरा पेपर फिर भेजा गया। तो आर.डी. ओब्रायन उस समय न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए। उन्होंने लिखा है कि आई एम becomes a vice chancellor and for the last 6 months I am not touched with the subject, so that I am not able to review this paper. I am sending it to my student A.R. Main, North Carolina University, USA. इतनी ईमानदारी की 6 महीना सब्जेक्ट के टच में नहीं है, इसलिए मैं इसको रिव्यू नहीं कर सकता और उसको अपने स्टूडेंट A.R. Main को भेज दिया। फिर A.R. Main ने वहाँ से करेक्ट करके लिखा कि ये बिल्कुल सही है, इसको भेजिए। तब वो भेजा गया यूनाइटेड नेशन के टॉक्सिकोलॉजी लेटर जर्नल में और वो 22 बार जा चुका था। 1 हफ्ते में वो छप गया फाइनली, विदाउट एनी। तो रिसर्च में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सभी से मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत से पढ़ें। मेरा ये गार्लिक पर लेक्चर देना कोई ये मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा ये करना, इंड्यूस करना कि आप कभी अपने को कम मत समझिए कि हम आयुर्वेद में हैं और अपने को अच्छा आप साबित कर सकते हैं। आप इसको मॉडर्न साइंस से जोड़ कर, मॉडर्न साइंस से अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी बात जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई ऐसा ऋषि मुनि कह दे, कोई वैद्य कह दे, हाँ हाँ ऐसे ही है, लेकिन अब उसी बात को जब आप साइंटिफिकली कहेंगे कि नहीं ये इस पर काम करता है, इसमें ये कंपाउंड है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन ये है, तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। थैंक यू। सर मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूँगी कि आयुर्वेद में आने के बाद हम लोग अक्सर फिजिक्स, केमिस्ट्री या और भी अदर जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री जो आप लोग +2 में पढ़ के आए हो, जो जेनेटिक्स है जो आप लोग शायद +2 में पढ़ के आए हो, वो सब कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आप आयुर्वेद को साइंटिफिकली प्रूव कर सको। सर के पूरे लेक्चर का जो मीनिंग था वो यही था और सर ने इतना एक्सटेंसिव वर्क किया है गार्लिक के ऊपर, इसमें बहुत टाइम लगा है सर को करने में। तो अगर आप लोग भी ऐसा कोई रिसर्च करना चाहते हो तो आपको अभी से ही उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और बहुत प्लान रिसर्च होता है। ये सब ऐसे नहीं है कि आज शुरू किया और खत्म हो गया, बहुत प्लानिंग होती है इसमें। आपको अदर फील्ड के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है। ये सारे सब्जेक्ट्स का बिना हेल्प लिए आप रिसर्च नहीं कर पाओगे और उसको साइंटिफिकली भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो धन्यवाद सर बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कि आगे वो आयुर्वेद के फील्ड में रिसर्च कर सकें। धन्यवाद।